जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब मेरे साथ मेरे एक दोस्त मित्र मेहमान जुड़ रहे हैं, भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी मूलतः दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे हैं, पेशे से पत्रकार हैं और बड़ा खुल के बोलने के लिए कुख्यात हैं, सच बोलने के लिए। मेरे यहाँ जो भी आता है ना वो सच बोलने के लिए कुख्यात होता है। इससे पहले आपको याद होगा जेएनयू पे हमने एक वीडियो किया था, दर्शकों को याद होगा। और जेएनयू के बारे में जो लोगों के मनों में जो भ्रांतियां हैं, वो बहुत सारी भ्रांतियां खुद मेरी दूर हुई थी। तो व्यालोक भाई, स्वागत है आपका चैनल पे। आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपके सभी चाहने वाले दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते। तो दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यालोक भाई मूलतः दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। तो हम ना इनसे आज बिहार पे ही चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में। और बिहार अक्सर जो है ना गलत कारणों से ही, नेगेटिव कारणों से ही चर्चा में रहता है। एक बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। तो व्यालोक भाई, क्या चल रहा है आजकल यार बिहार में? इधर फिर बड़ी जंगल राज की चर्चाएं थी, लगातार 3-4 बड़ी जघन्य हत्याएं हो गई हैं बिहार में। ये सब क्या है, जरा कारण बताइए, जरा क्या हो रहा है? देखिए, कारण तो बहुत पीछे से जाना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के ये 30 साल की जो गंदगी है, और मैं बिहार जब कहता हूं तो मेरा आशय लखनऊ तक से होता है, क्योंकि आपका जो पूरा पूरबिया कल्चर है, मैं बिहार को एक अच्छा, स्टेट तक नहीं मानता। बिहार एक संस्कृति के तौर पर मैं लेता हूं, और जो बिहारी संस्कृति है वो मैं मानता हूं कि लखनऊ तक है। और जी वो इसलिए है कि वो नकारात्मक कहें या सकारात्मक, जो भी प्रभाव हैं वो दोनों जगहों के जी बराबर हैं। जैसे बिहारियों की इतनी चर्चा क्यों होती है या बिहार की, क्योंकि तमाम चीज़ों के बावजूद वहाँ क्राइम है, वहाँ अराजकता का सा माहौल है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है मानो सभ्यता का अंत हो गया है। लेकिन बिहारियों की मेहमान नवाजी, वो कितने भी गरीब हों, अगर आप उनके यहाँ पहुंच जाएंगे तो वो दिल खोल के, घर खोल के आपको खिलाएंगे। फिर बिहार के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ खाना ही जीवन है और जीवन ही खाना है। बिहारियों की मेहमान नवाजी हो, बिहारियों की मेहनत हो, बिहारियों का दिमाग हो, बिहारियों की चतुराई हो, ये सब कुछ है। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो अभी के नासूर नहीं है। वो बेसिकली कहिए तो 30 साल से भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। मुझे जो अपने बचपन की याद है, वो आखिरी कांग्रेसी दौर था कांग्रेस सरकार का, और सामाजिक न्याय के, तथाकथित सामाजिक न्याय के झंडा बरदार आए थे। और तब लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, ये वगैरह वगैरह सब इकट्ठा ही थे। उसके बाद जनता दल की चौपाल चल रही थी राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार में भी चल रही थी। फिर जनता दल के कई टुकड़े हुए वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 30 साल से सामाजिक न्याय के रणबांकुरों ने बिहार को संभाल रखा है। अब इन 30 सालों में क्या क्या हुआ है बिहार में, वह केवल सोचिए। और पिछले 3 साल में और 2.5 साल में लगभग, देखिए क्या है कि समाजवादियों के साथ भाजपाई जब भी रहे, 17 साल करीबन उन्होंने भी पालकी ढोई है, तो उनको इस अपराध से मुक्ति तो नहीं मिलेगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भाजपाई जब भी थे तब पलड़ा संतुलित रहता था। ये सो कॉल्ड समाजवादी, सामाजिक न्याय के लोग अपनी हरकतें उतनी नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आप देखिए, आप 5-6 जघन्य हत्याओं की बात कर रहे थे। परसों एक पत्रकार को गोली मार दी गई है। उस पत्रकार को गोली मारी गई है जो अपने भाई की हत्या के चल रहे मुकदमे में गवाह था, और यस। उसका भाई प्रधान था। उसकी 2 साल पहले हत्या हुई है। अब आप सोचिए कि प्रधान, मतलब यूपी जैसा रौला नहीं होता है बिहार में प्रधानों का। यहाँ तो फॉर्चूनर से आते हैं लोग, और 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियां फॉर्चूनर आती हैं।
बिहार में स्कॉर्पियो तक मामला पहुंचा है, लेकिन प्रधान कोई छोटी चीज नहीं होता है। जी। और अगर उसका पूरा नाम मैं बताऊं आपको तो बबलू विमल कुमार यादव था। तो यह अच्छा। जो मैंने यादव शब्द पर जानबूझकर एम्फेसिस दिया है कि सो कॉल्ड दबंग जाति भी है, अभी सत्ता में भी है, और बिहार में जब आप बात करेंगे बिहार की तो बिना जाति के आप बात नहीं कर सकते। ये जो सबसे बड़ा मसला है, ये बिहार के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण है। और मैं ये तीसरी बार बात कर रहा हूं कि मैं जब भी बात करता हूं बिहार की तो लखनऊ तक की बात करता हूं। 5 साल पहले यूपी को एक अच्छा लीडर मिला योगी आदित्यनाथ के रूप में, तो 5 साल में चीजें बदल सकती हैं। नीतीश जी। कुमार भी जब 2005 में पहली बार बने थे चीफ मिनिस्टर, तो 5 साल में उन्होंने दिखाया कि चीजें बदल सकती हैं। आज जब हम बुलडोजर राज की बात करते हैं, उस पर जनता का एक बड़ा वर्ग उस न्याय प्रक्रिया से खुश है। अच्छा है बुरा है, उस डिबेट को अगली चर्चा में रखेंगे। लेकिन याद रखिए कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस तरह के शासन का मुजाहिरा किया था। पटना में अभी भी अच्छा। वहां की सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी है एलिफिंस्टन रोड या कुछ एग्जीबिशन रोड पर एक व्हाइट हाउस हुआ करता था। मतलब वो सफेद मार्बल का पूरा भयंकर महंगा, अद्भुत महंगा वो मकान था, करोड़ों का होगा। और नीतीश कुमार ने उसको जब्त कर उसमें स्कूल खुलवा दिया था। लेकिन आज वो स्कूल चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, वैसे ही तमाम लोगों को नहीं पता होगा। तो स्कूलों को जब्त करना, स्पीडी ट्रायल करवाना, अपराधियों को भेजना, उस समय बिहार से लोग उसी तरह भाग रहे थे जैसे आज यूपी से भाग रहे हैं अपराधी तत्व। अपराधी तत्व। तो नीतीश कुमार ने भी दिखाया था कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है। और यही वजह थी कि 2010 में जनता ने उनको बम्पर वोट दिए थे। मतलब उस वोट की, उस जनादेश की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन 2010 के बाद ही उस वोट को पाके नीतीश कुमार को यह गलतफहमी हो गई कि जनता ने उनको वोट दे दिया है। उस समय भाजपा साथ थी, कानून व्यवस्था सुधरी थी, और 5 साल में लोगों को यह भरोसा हुआ था कि नीतीश कुमार कुछ काम करेंगे। किंतु 2010 जी। से जिस तरह वो डिरेल हुए, और अब तो खैर वह पूरी तरह मानसिक, मैं ये बहुत कठोर शब्द कह रहा हूं, लेकिन वह एक ऐसे मायाजाल में पड़े हुए हैं कि कहा जाए कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, तो आखिर वो 2000 एक मिनट, 2010 में नीतीश कुमार डिरेल हुए क्यों थे? इस पर तो कुछ बताना पड़ेगा, इस पर तो काफी कुछ कहने को है। जी। डिरेल हुए थे अति महत्वाकांक्षा से। ठीक है, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वह सीधे उनके कुछ लघुओं भगुओं ने, कुछ उनके आसपास के लोगों ने उनके दिमाग में यह बात डाल दी कि वह प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और बन सकते हैं। आप याद कीजिए 2010 से 14 तक का दौर, हम्म। पूरी राष्ट्रीय राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। नीतीश कुमार जी। के राज में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। ठीक है, हाँ, उनको और सुशासन बाबू का नाम तभी ने मिला उनको था। सुशासन बाबू का तमगा मिला था। 110 जी। से ज्यादा सीटें केवल जेडीयू को आई थी, माइंड यू। आरजेडी हाँ। का नाम लेवा कोई नहीं बचा था, आरजेडी का लगभग खात्मा था, वो 50 से कम सीटों पर सिमट गई थी। और अगर नीतीश कुमार उसको 2013-14 में संजीवनी नहीं देते तो आरजेडी के कलंक से बिहार को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन आज तो वो इसी पर है। असल में क्या हुआ था कि उसमें जेडीयू को अकेले 110 से ज्यादा सीटें मिली थी। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, 113-14 हो सकती हैं कुछ भी, और वह बहुत ज्यादा सीट, और जी। जनता ने अपना प्यार लुटाया था। महिलाओं ने बहुत
खुलकर एक तरफा वोटिंग की थी नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जिस पटना में कभी 7 बजे अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, लोग अब वहां 10-11 बजे लोग आ रहे थे। बिहारी अपना धन निकालने लगे थे, नई नई कारें लेने लगे थे। वरना आपको बताऊं मैं कि 90 से 2005 तक जो अरबपति भी थे वो अपने घर को नहीं बनवाते थे बिहार में। वो भी हम्म। कार अगर लेते थे तो ऑल्टो ही लेते थे, चाहे उनको कितनी दिक्कत हो। क्योंकि अगर हम्म। बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, आपके पास पैसा है जो दिख रहा है, तो तुरंत आपके पास चिट्ठी आ जाती थी या कॉल आ जाता था। जी। क्योंकि बिहार में उस समय रंगदारी ही एक उद्योग था या अपहरण उद्योग था। इस सब को जी। नीतीश कुमार ने बदला। लेकिन प्रधानमंत्री होने की, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। उस महत्वाकांक्षा का आप किस तरह से विश्लेषण करते हैं, और कम से कम आपको जमीन का पता होना चाहिए। नीतीश बाबू के साथ दिक्कत ये हो गई कि उनको जमीन का पता ही नहीं है। उनको लगा कि प्रधानमंत्री बनना घलुए का खेल है और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और वो अभी तक अपनी छीछा लेकर इसी में करवा रहे हैं। और इसके अलावा ना तो कोई रहस्य है और ना कोई नई बात। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जब जब लालू यादव की पार्टी राजद सत्ता में आती है, तुरंत रातों रात बिहार में जो जंगल राज लौट आता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है कि रातों रात जंगल राज की वापसी हो जाती है? आप भूल जा रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी जैसे ही होती थी, आपके आजमगढ़ में क्या होता था, बनारस में क्या होता था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मेरे भैया आजमगढ़ में थे बैंक में, और जिस दिन रिजल्ट निकला था कि अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री हैं, मैं आजमगढ़ में था। जी। और 1 घंटे के अंदर मैंने देखा कि माहौल बदल गया। जिस किसी की बाइक पर देखिए यादव लिखा हुआ है, 786 नंबर है, और वो सारी चीजें जो हैं वो एकदम सड़कों पर दिखने लगी। मतलब सपा के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, किसी भी दुकान में पहुंच जाना, किसी भी वही चीज। क्योंकि लालू और उनके सालों ने इतना कुछ किया है कि वो नहीं कह सकते आरजेडी के कार्यकर्ता को कि तुम ये गंदगी न करो, तुम ये गलत काम है, ऐसा गलत काम नहीं करो। ये उनके पास नैतिक साहस नहीं है। कहने को तो अर्बन लीजेंड्स हैं कई सारे। अभी कोई आई थिंक नेटवर्क में इशू है। व्यालोक भाई जो हैं वो, उनसे हमारा संपर्क कट गया है और ये जल्दी ही रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी जब अक्सर अवनीश भाई के साथ वीडियो बनाता हूं तो अक्सर ये समस्या आती है। बीच में कई बार जब फोन आ जाता है ना तो भी ये समस्या आती है। आज ये मैं आपको ध्यान दर्शकों के लिए बताता हूँ कि आज मैं पहली बार स्ट्रीम यार्ड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आज ये मेरा पहला ट्रायल है और तो अभी देखते हैं कि उनसे व्यालोक भाई से संपर्क दोबारा हमारा हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम इस ब्रॉडकास्ट को यहीं समाप्त कर देंगे, फिर अगला बनाएंगे। आज जी, ये ट्रायल अचानक से बेसिस। बात। हाँ चलिए, कोई बात नहीं व्यालोक भाई, ऑडियो आपकी आ रही है, नहीं हो आएगी वीडियो तो ऑडियो पे हम लोग काम चला लेंगे। नहीं हेलो, मतलब बहुत बहुत जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज शानदार आ रही है। बहुत बहुत माफी चाहूंगा, वो अचानक से ब्लैंक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, अभी भी ब्लैंक है, कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। व्यालोक भाई एक बात बताइए कि आपने कहा कि अचानक जैसे ही अखिलेश सत्ता में आए तो मोटरसाइकिलों के पीछे यादव और 786 लिखा दिखने लग गया, तो ये जी बिहार में भी 786 का प्रकोप है क्या? देखिए, बिहार में 2 से 2.5 साल पहले तक वो एकदम सामने का प्रकोप नहीं था। अब तो सामने का प्रकोप है, और आपके पास घटनाएं हैं। बिहार शरीफ में रामनवमी का जुलूस, नालंदा में दुर्गा पूजा,
छपरा में, सिवान में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव। पूरा सीमांचल आपका डेमोग्राफी के तौर पर बदल चुका है। आपका पूरा मिथिलांचल ईसाई मिशनरियों के कब्जे में है, वहां भी 786 का हमला है लगातार। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जगह बची हुई थी, लेकिन इतना खुलकर, इतना ओवर्टली नहीं थी ये चीजें। पिछले 2.5 साल से सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू और नीतीश, लगभग 2-2.5 साल हो गए उनको इस बार मिले हुए, तब से बिहार में कानून व्यवस्था गटर में जा चुकी है। पुलिस का इकबाल केवल मुंह सूंघने में रह गया है, और इसके बावजूद 25,000 करोड़ की अवैध इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जिसको शराब माफिया चला रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े सफेद पोश हाजिर हैं। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि उसमें सत्ताधारी, गैर सत्ताधारी, कई सारे बड़े नेताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त है उस माफिया को। लेकिन आप सोचिए नहीं, कि जिस बिहार में, एक लाइन केवल और कह दूं, कि जिस बिहार में 5,000 करोड़ केवल राजस्व प्राप्ति होती थी, आज वहां 25,000 करोड़ रुपए की केवल उस चीज की अवैध इकोनॉमी। उसके जी। बाद पुष्टिकरण के नाम पर कम्युनलिज्म को जिस तरह बढ़ावा दिया गया है, आप केरल और बंगाल को भूल जाइए। बिहार बहुत जल्द आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देने वाले हैं, अगर वहां जल्द सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो। क्योंकि बिहार में इन तत्वों की करतूतें बहुत बढ़ गई हैं। जी, आप कुछ अच्छा, पूछ रहे थे। मुझे एक बात बताइए, ये जो अब जो नया इंडी अलायंस हुआ है, इंडी अलायंस की अभी वर्तमान में क्या दशा है? और मैंने सुना है कि अपने सुशासन बाबू फिर से पलटी मारने, पलटू राम उनका नया नाम हो गया वैसे राजनीतिक हलकों में, तो पलटू राम जी फिर से पलटी मारने का कुछ मूड बना रहे हैं, तो इंडी अलायंस की अभी क्या स्थिति है? देखिए, एक चीज जान जाइए नीतीश कुमार के बारे में, जो लालू जी ने उनके बारे में बात कही कि उनके पेट में दांत है, और वो निहायत ही अनप्रेडिक्टेबल, शब्द कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, उनकी राजनीति के बारे में आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। केवल एक भविष्यवाणी है कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है, और उनको सत्ता चाहिए, चाहे येन केन प्रकारें। तो सत्ता अगर उनको हाथ से जाती दिख रही है, क्योंकि लालू एंड कंपनी ने उन पर काफी दबाव बना दिया है कि भाई अब जो वादा हुआ था वो वादा निभा, और मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे बेटे को दो। अब दिक्कत यह है कि नीतीश बाबू इंडी अलायंस में कहीं के रह नहीं गए, खासतौर से जब से कांग्रेस के युवराज की सांसदी मिली है वापस, तब से कांग्रेस के बोल बिगड़ गए हैं। अगर कांग्रेस के बोल काबू में ये कर भी लें, तो भी ममता दीदी हैं, शरद पवार हैं, और केसीआर भी हैं इस लाइन में। जैसे 94-95 के समय अचानक से देवगौड़ा बन गए या इंद्र कुमार गुजराल बने, वैसे ही नीतीश कुमार को लग रहा है कि शायद दिल्ली के भाग से छींका फूट जाएगा, और उस माहौल में मैं अपनी वोटी ले जाऊंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कांग्रेस में सिवाय परिवार के किसी की कोई हैसियत नहीं है। आप यूपी में देख लीजिए, अजय राय को ये लोग फिर लेके आए हैं, लेकिन उन अजय राय की इन लोगों ने बनारस में पीएम मोदी से चुनाव लड़वा के क्या दुर्दशा करवाई है। उतने कद्दावर नेता को 75,000 वोट दिलवाए और उसका करियर ही खत्म कर दिया। अब इस बार अजय राय आए हैं तो कांग्रेस ही खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस में सिवाय परिवार के किसी का कुछ चलने वाला है नहीं, और एक पूरी फहरिस्त है। अब नीतीश कुमार जैसा चतुर सुजान नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? शायद उन्हें उम्मीद रही हो कि राहुल को तो राहत नहीं मिलेगी और मैं फिर से बन जाऊंगा। जहां तक पलटी मारने का सवाल है, तो बीजेपी पर वो डोरे डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, बीजेपी के एकाध नेता हैं जो उनकी बात भी पहुंचा रहे हैं बीजेपी आला कमान तक। और बीजेपी आला कमान लेकिन इस बार उन्हें
छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2 बार 3 बार उन्होंने देख लिया है। और वैसे भी नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक भाजपा को तो उन्होंने कोई भाव दिया नहीं। आज जिस तरह तेजस्वी उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, उसी तरह भाजपा के मंत्रियों की कोई नहीं सुनता था। भाजपा इनफैक्ट नंबर 2 की पार्टी नहीं, मतलब लगता था कि भाजपा जेडीयू की जेबी पार्टी है जब वो मुख्यमंत्री थे। और कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है। तो भाजपा भी कदम बहुत फूंक फूंक कर रखेगी। इसलिए इस बार ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनका बहुत स्वागत कर लिया जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा बहुत आसान राह उनके लिए नहीं है अभी फिलहाल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है वो भाजपा अकेले भी लड़ सकती है अपने सहयोगी, छोटे सहयोगी दलों के साथ? भाजपा अकेले ही लड़ेगी। भाजपा का अभी नीतीश कुमार के गठबंधन में आने का, देखिए ये 3 राज्यों के चुनाव बहुत कुछ तय करेंगे। और यूपी बिहार में चूंकि 120 सीटें हैं मिलाकर, जी, तो हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, वो लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग भारत जीतने निकले हैं, लेकिन अगर बिहार को ही नहीं जीतेंगे तो क्या होगा। यूपी में इनकी दाल वैसे भी नहीं गल रही है। और बिहार का आप पैटर्न देखिए, पिछले 3 इलेक्शन का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव 1-1 साल के अंतर पर हो रहे हैं पिछले 3 बार। ठीक है, आप देखिए तो लोकसभा में जनता एक तरफा बीजेपी को वोट देती है। नीतीश कुमार अगर उसके साथ रहते हैं बीजेपी अलायंस में, तो नीतीश कुमार को भर हुआ सीट मिलता है। और नहीं तो नीतीश कुमार 2 सीट पर सिमट जाते हैं। जी। विधानसभा में जनता लालू और नीतीश के गठबंधन को जिता देती है, लेकिन लोकसभा में कभी भी भाजपा की सीटें कम नहीं हो रही। तो बिहार की जनता पूरी तरह स्ट्रैटेजिक वोटिंग कर रही है पिछले 3 बार से। जी। और भाजपा को जो लोग गाली दे रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो इसलिए कि भाजपा ने बहुत सारे मौके गंवा दिए हैं। जनता इन दोनों से बहुत बुरी तरह चटी हुई है और वो एक विकल्प खोज रही है, लेकिन उसके पास विकल्प के नाम पर वही तेजस्वी हैं, वही घिसे पिटे जो भी नेता अभिनेता हैं, ले देकर वही है। अगर भाजपा एक अच्छा नेता इतने दिनों में जो चीफ मिनिस्टर मटेरियल हो प्रोड्यूस नहीं कर सकी, तो भाजपा के चाहने वाले उसकी आलोचना करेंगे ही, उसको गाली देंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर 2015 में भाजपा ने थोड़ा साहस दिखा दिया होता और अकेले चुनाव लड़ रही होती, तो शायद बिहार का हालचाल कुछ और ही हो जाता। नहीं, पर व्यालोक भाई मुझे एक बात बताइए कि भाजपा ने अन्य बहुत सारे राज्यों में बहुत शानदार लीडरशिप खड़ी की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, आप बाकी कई सारे स्टेट्स में देख लीजिए। तो भाजपा बिहार में ये लीडरशिप खड़ी करने में क्यों असफल रह रही है? देखिए, लीडरशिप वहां खड़ी की जाती है जहां डिस्प्यूट नहीं हो या 9 के बराबर। आप मध्य प्रदेश में याद कीजिए, शिवराज सिंह चौहान की विजयवर्गीय से भी ठनी हुई है और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनसे भी ठनी हुई है। बावजूद इसके इन लोगों का जो विवाद है ये इतना बड़ा नहीं होता कि लगे कि कभी भी मामा को हटाने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हट जाएंगे। राजस्थान में आप देखिए, विजया राजे के कद का कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया है। अगर इस बार भी बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ा तो अभी 2 समितियों की घोषणा हुई है बीजेपी की, उसमें विजया राजे नहीं है। और ये 2 समितियां वसुंधरा, आई थिंक आप वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, वसुंधरा राजे। तो जो 2 समितियां हैं, चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति, यानी जो वायदे मैनिफेस्टो, जो घोषणा होता है, जो मैनिफेस्टो होता है जी, तो इन दोनों समितियों में वसुंधरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वसुंधरा रहेंगी नहीं, वसुंधरा आ जाएंगी। बिहार में जैसे ही आप आते हैं तो वहां न तो हिंदुत्व का समीकरण चलता है, न वहां विकास का समीकरण चलता है।
न ही वहां राष्ट्रीय फलक के किसी नेता का ऐसा समीकरण है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, जी कि लोकसभा के अलावा विधानसभा में भी वही पलटी कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। बिहार का सबसे बड़ा जो नासूर है वो है जाति, और हम्म जाति भारत में हर एक जगह है, दक्षिण के राज्यों में भी है, यूपी में भी है, सब जगह है। लेकिन आप देखिए कि यूपी में जब भलाई की बात होती है या स्टेट की बात होती है तो वहां पर जाति को थोड़ी देर के लिए पीछे रख के लोग सोच लेते हैं। इसलिए अनडिस्प्यूटेड योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लगभग मनोज सिन्हा हम्म, का नाम तय था। जी जी लेकिन लेकिन योगी जब से मुख्यमंत्री बने, थोड़ा बहुत असंतोष पॉलिटिकल पार्टीज में चलता ही रहता है, होगा भी। कई बातें कही जाती है कि दो उप मुख्यमंत्री बना के उनको बांध दिया है, उनको कोई फैसला नहीं लेने देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वहां डिस्प्यूट नहीं है। बिहार में दो चीजें हुई। एक तो सुशील मोदी का नीतीश कुमार के साथ इतना अच्छा इक्वेशन था कि लोग कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को ही गिरवी रख दिया। जी दूसरा, और कोई भी नेता जैसे यादवों का हो या मुसलमानों का हो या किसी का भी हो, तो वो केवल एक एक गोल का बन के रह गया। ठीक है, शाहनवाज हुसैन कभी भी उस फलक के नेता नहीं बन पाए कि पूरे बिहार में उनको वोट मिल जाए। और उनके हम्म साथ दिक्कत तो ये भी है कि उनको अपनी बिरादरी के लोग भी नहीं देंगे बहुत जगह वोट। पिछली बार हार भी गए थे। जी तो उसके बाद अभी जो नेता बने हैं सम्राट चौधरी, आप उनको जी देखिए तो वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। और शकुनी चौधरी हम्म क्या थे, वो सब जगह घूमे के। सम्राट चौधरी भी राजद, जदयू वगैरह वगैरह होते होते भाजपा में पहुंचे हैं। बहुत जी आक्रामक हैं, बहुत तेजी से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत कम समय में उन्होंने एक नेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है, जी और ओबीसी भी हैं। तो ये लगता है कि इस बार शायद बीजेपी मन बना रही है उनको एक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का। लेकिन ये अभी अ, बहुत दूर की बात होगी। अभी न तो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, न ही लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। तो बीजेपी में जाति का जो समीकरण है, कैलाशपति मिश्र के बाद वहां कोई ऐसा नेता नहीं बना जो हर एक वर्ग और समूह का नेता हो। नित्यानंद राय जो बने वो यादवों के नेता बनकर रह गए। सो कॉल जो अगड़े थे उसमें जितने नेता हुए वो केंद्र की राजनीति में चले गए। और अगर बिहार में भी देखें तो उनका वैसा कोई दबदबा नहीं है। अब एक कास्ट बच जाती है भूमिहारों की, जो काफी दबदबे वाली है। तो भूमिहार नेताओं में ऐसा है कि वहां भी कोई ऐसा नेता मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है जिसका हर एक जगह, हर एक पॉकेट में कि वह खड़ा हो तो पूरा बिहार कहे कि नहीं ये बिहार का नेता है। जैसे नीतीश कुमार का पूरा जो है यूएसपी क्या है, नीतीश कुमार अकेले लड़े तो 2 सीटें ना आए, लेकिन वो जिसके भी पक्ष में जाते हैं पलड़ा झुका देते हैं। ये बड़ी मजेदार हाँ बात है। नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे तो उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो अगर किसी के पक्ष में चले जाते हैं, चाहे किसी के पक्ष में जाए, तो वो पलड़ा झुक जाता है। ये कितनी मजेदार बात है। इसीलिए भाजपा वहां जब तक अपना नेता नहीं देगी ब्रांड भाजपा का, तब तक बिहार से कोई परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, मुझे तो कम से कम नहीं। तो आज दर्शकों को भी से हम लोग क्षमा चाहेंगे कि एक ये टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसमें वीडियो जो है वो बंद हो गया। सिर्फ हम व्यालोक भाई से आधी से ज़्यादा बातचीत सिर्फ ऑडियो के माध्यम से ही कर पाए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा पहला प्रयास था व्यालोक भाई। तो हम लोग ये जी बिहार पे चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे और अगली व्यालोक भाई अगले एपिसोड में ना हम बिहार के थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बातचीत करेंगे कि अभी तक क्या स्थिति है और क्या भविष्य में चीजें बदल सकती हैं।
इस पे हम लोग जी, अगले बिल्कुल। किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक भाई, आप आए, तो आपने समय निकाला। और दर्शकों ये मेरा भी और एक आपसे पहला। भी बहुत बहुत क्षमा कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो थोड़ा हाँ, सा ये टेक्निकल ग्लिच ने गड़बड़ हो थोड़ा सा गया। गड़बड़ किया। फिर भी चलिए, बढ़िया है, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। तो हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं व्यालोक भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, व्यालोक जी। ओके।